नमस्कार। मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट प्रथम के पाठ्यक्रम बीए पार्ट प्रथम के पाठ्यक्रम में निर्धारित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का आगे अध्ययन करेंगे। आगे वनेचर कहता है, अनारतम तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपाया परिविरहन्तायति रूपेत्ते संघर्षम इव अर्थ संपदः। तेन उस दुर्योधन के द्वारा पदेषु अपने अपने स्थानों में सम्यक भली भांति विभज्य विभाजित करके विनियोग सत्क्रिया उचित उपयोग और आदर सम्मान को लंभितः प्राप्त कराए गए उपाय साम दाम दंड भेद आदि उपाय संघर्षम उपेत्य परस्पर संघर्ष को उपेत्य छोड़ करके इव मानो परिवृहन्तायति अत्यधिक समृद्धि और भविष्य में होने वाली उन्नति को प्रदान करने वाली अर्थ संपदा धन संपत्ति को अनारतम निरंतर फलंती बढ़ाने में लगे हुए हैं। वनेचर कहता है कि वह दुर्योधन किस प्रकार से शासन कर रहा है। नीति के जो 4 उपाय होते हैं, साम दाम दंड और भेद, इन उपायों का जो व्यक्ति उचित उपयोग करना जानता है उसको प्रशासन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि जो व्यक्ति इन साम दाम दंड भेद आदि उपायों को उचित रूप से काम में लेना जानता है, उसे यह पर्याप्त ज्ञान होता है कि किस उपाय का कहाँ पर प्रयोग करना है। और जो व्यक्ति इन उपायों का उचित स्थानों पर और देश काल पात्र के अनुसार इनका ठीक ठीक विभाजन करके प्रयुक्त करता है, वह निश्चित रूप से सफल होता है। तो वह दुर्योधन भी इसी प्रकार का कार्य कर रहा है। एक बार पुनः देखिए, तेन उस दुर्योधन के द्वारा पदेषु अपने अपने स्थानों में सम्यक विभज्य भली भांति विभाजित करके विनियोग सत्क्रिया उचित उपयोग और सत्क्रिया आदर सम्मान को लंभितः प्राप्त कराए गए उपाय साम दाम दंड भेद आदि जो उपाय हैं, संघर्षम उपेत्ते संघर्ष को छोड़ करके इव मानो परिवृहन्तायति अत्यधिक समृद्धि और भविष्य काल में होने वाली उन्नति को प्राप्त होने वाली अर्थ संपदा धन संपत्ति को अनारतम फलंती निरंतर बढ़ाने में लगे हुए हैं। वनेचर कहता है कि उस दुर्योधन ने साम दाम दंड भेद आदि का उचित विभाजन कर रखा है। जिस उपाय का जहां प्रयोग करना है, जिस स्थान पर प्रयोग करना है, जिस पात्र के लिए प्रयोग करना है, जिस समय प्रयोग करना है, इस तरह से उसने अच्छी तरह से का विभाजन कर रखा है और उनका उचित प्रयोग भी कर रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है, कवि कल्पना करता है, वनेचर बड़ी सुंदर उक्ति में कहता है कि यद्यपि साम दाम दंड भेद ये जो 4 उपाय हैं, इनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति जो होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, लेकिन जो व्यक्ति इन 4 उपायों का उचित उपयोग करना जानता है, देश काल के अनुरूप उपयोग करना जानता है, उसके लिए ये 4 उपाय ऐसा लगता है एक समान विचार वाले हो जाते हैं। यद्यपि इनकी प्रवृत्तियां भिन्न हैं, लेकिन जो इनका उचित उपयोग करना जानता है उस व्यक्ति के लिए ये उपाय समृद्धि कारक हो जाते हैं, समान विचार वाले हो जाते हैं और परस्पर संघर्ष छोड़ करके उस व्यक्ति की
उन्नति में सहयोग करते रहते हैं। तो ये इस प्रकार की उत्प्रेक्षा यहाँ पर बतलाई गई है। उत्प्रेक्षा अलंकार का ही प्रयोग है। इस श्लोक में भी वंशज संध का ही प्रयोग है। जैसा कि आपको पहले बतलाया गया है कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में, संपूर्ण प्रथम सर्ग में वंशज संध का ही प्रयोग किया गया है और सर्ग के अंत में छंद का परिवर्तन होगा। तो छंद का आपको लक्षण बताया गया, जतौ तो वंशज मुदीरितम जरऊ, यह वंशज छंद का लक्षण है और आप इसे अवश्य अपनी व्याख्या में लिखें। इसमें अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का ही इसमें प्रयोग किया गया है। आगे वनेचर कहता है, अनेक राजन्य रथा सुसंकुलम तद्यम आस्थान अनिकेत तम अजिरम नयत्य अगुमच्छत गंधीर आर्द्रताम वृषम नृपोपायन दंतिना मद है। अयुग्मच्छत गंधी, अयुग्म कहते हैं कि जिसका जोड़ा ना बने, जोड़े से भिन्न। तो अयुग्मच्छद एक वृक्ष होता है जिसे सप्तपर्ण वृक्ष भी कहते हैं। और सप्तपर्ण का जैसा कि शाब्दिक शब्द से आपको प्रतीत होता है, जिसमें 7 पत्ते हों, अर्थात जो 2-2 के जो जोड़े होते हैं उससे भिन्न 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, इस प्रकार से युग्म नहीं बनता, उनका युगल नहीं बनता। तो अयुग्मच्छद जो सप्तपर्ण या सतछोना जो वृक्ष होता है उसके लिए आया है। अयुग्मच्छद गंधी, सप्तपर्ण वृक्ष के पुष्पों के समान गंध वाले। सप्तपर्ण वृक्ष के जो पुष्पों में जो गंध आती है उसके समान गंध वाले। नृप उपायन, नृप राजाओं के द्वारा, उपायन उपहार में प्रदान किए गए। दंतिना मद है, हाथियों का मद, मदजल। अनेक राजन्य रथ संकुलम, अनेक राजन्य, अनेकों राजाओं, रथ, रथों, अश्व और घोड़ों से भरे हुए, तद्यम उस दुर्योधन के, आस्थान निकेतन अजिरम, सभा भवन के, आस्थान सभा निकेतन भवन के अजिरम आंगन को, वृषम आर्द्रताम नयति, वृषम अत्यधिक आर्द्रताम गीला नयति कर देता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वह जो दुर्योधन है उसका जो आंगन है वह राजाओं के द्वारा उपहार में प्रदान किए गए हाथियों से भरा रहता है, घोड़ों से भरा रहता है और राजाओं से भी भरा रहता है। अनेक राजा लोग दुर्योधन की सेवा के लिए उद्यत हैं, तत्पर हैं और उसका जो सभा भवन है उसमें इतने श्रेष्ठ हाथी हैं, इतने मदमस्त हाथी हैं, जिनका जो मदजल है, जो मद होता है उसमें गंध होती है और जो जल की तरह टपकता रहता है हाथियों के गर्दन से। तो उस मद जल के कारण इतना मदजल उनसे झरता है, गिरता है हाथियों से, कि दुर्योधन का जो सभा भवन का विशाल जो आंगन है, जो महल का जो आंगन है, वो हाथियों के मद जल से गीला हो जाता है। और कवि ने और भी अधिक अगर इसकी यो देखें, जो अतिशयोक्ति है कि इतना मदजल गिरता है कि उसके सभा भवन में मानो कीचड़ ही हो जाता है, ये इसमें बतलाया गया है। तो इतने श्रेष्ठ हाथी उपहार के रूप में प्रदान किए जाते हैं और राजाओं के द्वारा जो लाए गए जो रथ हैं, जो घोड़े हैं, उनसे उनका सभा भवन भरा रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
उपहार के रूप में, धन के रूप में हाथी घोड़े आदि दुर्योधन को प्रदान भी किए जाते हैं, और वो क्षत्रिय दुर्योधन की सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं, उद्यत रहते हैं। और इस प्रकार से वह दुर्योधन अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगा हुआ है। उसका जो राज वैभव है वो अपूर्व है। एक बार पुनः देखिए, अयुग्मच्छद गंधी सप्तपर्ण वृक्ष के पुष्पों के समान गंध वाले निरप उपायन राजाओं के द्वारा उपहार में प्रदान किए गए दंतिना मदह हाथियों का जो मद है, अनेकों सैकड़ों हजारों राजन्य राजाओं के रथ अश्व संकुलम, राजाओं के रथों और अश्व घोड़ों से संकुलम भरे हुए तद्यम उस दुर्योधन के आस्थान निकेतन अजिरम सभा भवन के आंगन को भृशम अत्यधिक आर्द्रताम नयति गीला कर देता है। तो इसमें भी वंशज संध का ही प्रयोग किया गया है, जैसा कि क्रम से आ रहा है। और इस श्लोक में दुर्योधन के राज वैभव के विषय में जानकारी दी जा रही है महाराज युधिष्ठिर को, कि दुर्योधन का जो राज वैभव है वह अपूर्व है। धन संपत्ति की तो बात ही अलग है, उसकी कृपा के इच्छुक जो राजा लोग हैं वो निरंतर मदमस्त हाथी उसे भेंट करते रहते हैं, और उनका मदजल इतना झरता है, इतना बहता है, इतना गिरता है कि दुर्योधन का जो सभा मंडप है उसका आंगन अत्यधिक गीला हो जाता है, अर्थात कीचड़ युक्त हो जाता है। ये इस श्लोक में बतलाया गया है। धन्यवाद।